करे शुरू, ठीक। चलो, अभी तक हम लोग जो करंट पढ़ रहे थे ना, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे थे, है ना। अब क्या हो गया कि नोटिफिकेशन आ गया है, हम लोग को ज़्यादा जोर से, मतलब ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का अभी अब ज़रूरत नहीं है। तो अभी अपन क्या करेंगे कि अक्टूबर पहले देखेंगे, पूरा अक्टूबर हम लोग प्रीलिम्स के हिसाब से देखेंगे, उसके बाद हम लोग बैक डेट पे जाएंगे। क्लियर है? बैक डेट का मतलब सितंबर पे जाएंगे, फिर उसके बाद सितंबर के बाद अगस्त, जुलाई। पूछिए। मेरे हिसाब से तो करंट ऐसा होता है, जो भी चीज़ न्यूज़ में दिख गया उसका रेलेवेंस कहीं से भी आएगा उठ के और आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, है ना। वो न्यूज़ जो है, हाँ, इन्वायरमेंट के हिसाब से देखे तो पूछ सकता है, इन्वायरमेंट को नहीं देखे तो जैसे पॉलिटिक्स है, मतलब पॉलिटी है एक्चुअली हम लोग का, है ना। उसमें क्या होता है कि रिसेंट में कोई डेवलपमेंट हुआ, रिसेंट का मतलब होता है कि एग्ज़ाम, जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उससे और अब तक का, इसके बीच का जो गैप होगा ना, वो कवर करेंगे वो। क्लियर है? मतलब अगर हम अभी हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जनवरी से लेके दिसंबर तक का पूरा पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग अगर आप लोग को लगेगा तो जनवरी 23 भी पढ़ना पड़ेगा। और ये ऐसा होता है एग्ज़ाम का, हर एग्ज़ाम का पैटर्न यही होता है ना। तो क्या करना है अभी अपन को, 15 जनवरी तक ऐसा ट्राई कर सकते हो। मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि अक्टूबर का आज पूरा ख़त्म करेंगे, है ना। अगर कुछ बच गया तो कल भी एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा मैं, ठीक है। फिर उसका सुन लो थोड़ा। इसके बाद क्या होगा कि अपन सितंबर पे जाएंगे, सितंबर को पूरा प्री के हिसाब से फिर पढ़ेंगे। क्लियर है? फिर क्या करेंगे, अगस्त, जुलाई, ऐसे करके हम लोग बैक डेट पे जाएंगे, ताकि आप लोग के प्रीलिम से पहले तक का जितना भी बचा हुआ है ना करंट, वो सब एक ही बार में कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोग प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट पूरा रेडी रहो। क्लियर है? समझ आएगा? ये अक्टूबर है, ठीक है। सितंबर एक्चुअली हम लोग डिटेल में पहले ही बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, है ना, तो उसमें ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। अक्टूबर बचा था अपना, पूरा अक्टूबर आज देखेंगे। क्लियर है? चले फिर आगे बढ़े। चलो, पहला न्यूज़ जो था वो था डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया। ऐसा कोई बात हो रहा था क्या कि डिजिटलाइजेशन होना है इंडिया में, है ना। क्यों? क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स बोलता हूँ मैं, लैंड की जब बात हो रही थी अपने पास डाटा निकल के नहीं आ रहे थे। क्यों? क्या होता था कि पेपर जो थे अपने वो गायब हो गए हैं, या फिर पेपर को चूहों ने खा दिया है। तो इसके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन निकल के आ रहा था वो क्या था अपने पास, कि उसको डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए। क्लियर है? तो डिजिटलाइजेशन करेगा कौन, या क्या प्रोग्राम का नाम है? उस प्रोग्राम का नाम था, एक सेकेंड ना, प्रोग्राम का जो नाम था वो है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स में कि पढ़ना कैसे, है ना। कोई प्रोग्राम दिख गया, कोई स्कीम दिख गया, हम लोग को मेन किस चीज़ों पे फोकस करना होगा अगर करंट के लिए प्री ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो, कि उसकी मिनिस्ट्री कौन सी है। पहली बात तो कौन सी मिनिस्ट्री उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, या फिर कौन सी बॉडी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। दूसरा बात, क्या वो सेंट्रल सेक्टर है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, या फिर सेंटर सेक्टर स्कीम है, या फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। समझ में आ रहा है ना। तो ये पहले बात कि सेक्टर कौन सा है वो याद होना चाहिए। उसके अलावा अगर उस पर्टिकुलर स्कीम में कोई सा भी कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट होते जैसे अपन सब डिवीज़न देखे थे, समग्र शिक्षा अभियान वगैरह वगैरह, है ना, उसमें कुछ कंपोनेंट्स बन के आए थे। वैसे ही क्या उस स्कीम के अंदर कोई कंपोनेंट है या उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है, बस इतना ही पता होना चाहिए अपने को, अगर हम लोग पर्टिकुलरली प्री की बात करें तो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं? इसके अलावा कुछ स्कीम होते हैं जिसमें ना बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, और हमारे CGPSC में क्या वो डायरेक्टली अमाउंट पूछ सकते हैं। क्लियर है? अगर डायरेक्टली अमाउंट पूछ रहे हैं मतलब आउटले क्या है उसका, बजट आउटले जो होता है ना, कि बजट में कितना पैसा उसके लिए लगाया गया है, वो पता होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए फिर स्कीम को किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ
रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट कौन क्यों? पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए ना, अगर कि डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, लैंड की बात हो रही है, तो रूरल, है ना? समझ में आ रहा है? ग्रास रूट लेवल पे कौन सा अथॉरिटी काम करना चाहिए? पटवारी वगैरह, है ना? तहसीलदार, ये सब लोग काम करने चाहिए। कंट्रोल किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है? उसके अलावा कब लॉन्च हुआ ये? लॉन्च्ड इन 2016। ठीक है? किस टाइप का स्कीम है? तो सेंट्रल सेक्टर है, मतलब मोस्टली पैसा कहाँ से आया है? सेंटर से। मोस्टली या फिर फुली, पूरा कंप्लीट पैसा, है ना? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। मतलब क्या है? 100% जो खर्च हो रहा है वो कौन दे रहा है? सेंटर। क्लियर है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसीलिए 100% पैसा कौन दे रहा है? सेंटर। ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा कौन कौन से मेन कंपोनेंट है इसके अंदर? पहला क्या है? कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। दूसरा सर्वे एंड रीसर्वे। अब उसके अलावा कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। लैंड रिकॉर्ड का क्या बोलना है अपने को? कंप्यूटराइजेशन करना है, दैट इज डिजिटलाइजेशन। दूसरा क्या होगा? सर्वे करना है और रीसर्वे करना है। क्यों? क्योंकि बार बार लैंड का होल्डिंग चेंज होते रहता ना। आज मैंने जमीन खरीदा, कल किसी और ने खरीद लिया उस जमीन को। सर्वे होना चाहिए किसके पास कितना लैंड है। दूसरा कंपोनेंट। तीसरा क्या है? जो रजिस्ट्री हो रहा है लैंड का, वो भी किस माध्यम पे होगा? अब डिजिटल। क्लियर है? इसीलिए कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्लियर है? याद रहेगा? बढ़े आगे। चलिए, दूसरा है, एक और न्यूज़ था प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड। प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़े हैं अपन लोग क्लास में पॉलिटी के। क्या होता था प्रिवेंटिव डिटेंशन? कोई एक आदमी है जो हमको लग रहा है कि बाद में जाके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, उसको क्या किया? सलाखों के पीछे, सलाखों नहीं, उसके घर के अंदर में बंद कर दिया। किस लिए? क्योंकि वो जो काम करने वाला है, जो क्राइम करने वाला है, वो ना कर पाए। क्लियर है? इसी को क्या बोला गया था? प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 22 का उल्लंघन। क्लियर है? याद रहेगा? अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी की, या फिर बोला, क्या बोला? मैंडेट दिया कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होना है वो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को मन किया कि मैं उसको घर के अंदर बंद रखूंगा तो बंद रख दूंगा, है ना? ये एक क्राइटेरिया इस्टेब्लिश होना चाहिए जिसके अंदर बताया जाए कि आपको इस वजह से डिटेन किया जा रहा है। उसके लिए कुछ ग्राउंड दिया गया है। वो ग्राउंड्स क्या थे? वेट मिनट। ग्राउंड्स थे क्या क्या? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, दूसरा फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तीसरा पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, चौथा सप्लाई और असेंशियल सर्विस और डिफेंस को मेंटेन करके चलना है। यही 4 ग्राउंड लगाए गए थे। जस्ट बिकॉज ये न्यूज़ में था, इस वजह से बात बोला गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या पता हमको पॉलिटी के थ्रू क्वेश्चन में दिख जाए। ठीक है? इसके अलावा एक केस जिनका इन्होंने जिक्र किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो केस का नाम क्या है? अशोक कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी बात की है। कौन सा ईयर था? दैट वुड बी 1982। जस्ट इन केस प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन दिख गया, है ना, पर्टिकुलर केस को लेके, या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन केस के बारे में जिक्र किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वह केस कौन सा था? क्या आप लोग टिक कर सकते हैं? समझ में आया? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एरिया है वो ब्रॉड है पॉलिटी को लेके। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए, तीसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सेंटर नोटिफाइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। ये पिछले साल आया था, पता है क्या किसी को? पिछले साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे था, लेकिन फिर से हाईलाइट किया गया और 2022 में ये रेगुलेशन के रूप में आया है। क्या बात हुई थी? एक इंटरमीडियरी बनाना है या फिर ग्रीवांस रेडरेशल बॉडी बनाना है, अपीलेट कमेटी बनाना है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वो क्या करेगा? देखेगा, है ना। प्लेटफॉर्म कौन कौन से है अपने पास?
है ना, सोशल मीडियाज जो होते हैं, OTT जो होते हैं, ओवर द टॉप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह जो है, हॉटस्टार, है ना, और क्या वूट वगैरह जो भी है ना, इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए इसी के लिए कोड आया था। क्लियर है? क्या बोलता है रूल, किसके अंदर है? रिलीज्ड अंडर सेक्शन 87 ऑफ IT एक्ट 2000 फॉर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया एंड OTT प्लेटफॉर्म्स। क्लियर है? कुछ बातें की गई, जैसे कि ग्रीवांस अपीलेट कमेटी, अपील करने के लिए कोई कमेटी बनाई जाएगी, ग्रीवांस को रिड्रेशल के लिए क्या हो सकता है ना, अपील कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एस्टैब्लिश करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश वन और मोर ग्रीवांस अपीलेट कमेटी विद इन 3 months। 3 months क्यों? क्या हुआ है, कैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है? मान लो हमने एक कंप्लेन किया किसी कस्टमर ने किसी चीज़ को लेके, है ना, गवर्नमेंट के पास कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से, तब वो इनिशिएट करना चालू करेगा कि एक कमेटी बनेगी और वो 3 महीने के अंदर उसको इस्टेब्लिश करके देना है। क्लियर है? याद रहेगा। अब इस जो GAC है अपने पास, उसके मेंबर कौन कौन से होंगे या फिर कितने लोग होंगे इस पे, है ना, एक चेयरपर्सन और इसके अलावा 2 होल टाइम मेंबर। कौन अपॉइंट करेगा इनको? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? दूसरा क्या है अब? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट मतलब किसी के बीच में कोई तानाशाही हो गई, मतलब वो खींचा तानी हो गई, है ना, उसको रिजॉल्व करना है। डिस्प्यूट रिड्रेशल मैकेनिज्म, रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ऑनलाइन डिस्प्यूट हुआ है तो इसके लिए सॉल्यूशन डिजिटल। क्लियर है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए जो डिजिटल सॉल्यूशन लाया गया है उसको क्या बोला गया है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। सब ये कोड है ना, उसके अंदर है सब कुछ जी। क्लियर है? चलो अगला क्या है? इंटरमीडिएरीज के लिए कोई ऑब्लिगेशन लगाए गए हैं। क्या बोला गया है? इंटरमीडिएरीज कैन डेवलप एंड इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स। कौन है? इंटरमीडिएरी, है ना, टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द ग्रीवांस रिड्रेशल मैकेनिज्म। कुछ प्रॉब्लम होती है ग्रीवांस जब आप साइन करते हैं तो, मतलब क्या बोलना चाहिए, ग्रीवांस जब लगाया जाता है क्या बोलना चाहिए उसको पर्टिकुलरली? ग्रीवांस मतलब परेशानी, उसको दायर किया जाता है, ऐसा बोलते हैं ना, दायर किया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इंटरमीडिएरी के द्वारा, है ना। उसके लिए ऑब्लिगेशंस लगाए गए हैं कुछ। क्या बोला गया उसी को? ऑब्लिगेशंस फॉर इंटरमीडिएरी, ताकि आप ग्रीवांस रिड्रेशल मैकेनिज्म का मिसयूज ना कर सके। क्लियर है? उसके लिए अब मिसयूज नहीं करना है, इसलिए एक टाइम बाउंड मैनर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? टाइम बाउंड मैनर, कितना टाइम दिया जाएगा इनको? अगर किसी ने कंप्लेंट फाइल की है उसको आपको 24 घंटे पहले तो एक्नॉलेज करना है, ठीक है। उसके बाद इसको निपटा देना है कितने दिनों में? 15 दिन के अंदर, या फिर 72 घंटे में इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक डाउन रिक्वेस्ट। इंफॉर्मेशन को खींच रहा है कोई, मतलब वापस ले रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि 72 घंटे के अंदर उस इंफॉर्मेशन को अपने को लेके चलना है, ठीक है। हाँ वही तो बोल रहा मैं, हटाने के लिए तो बोल रहा। अगर मान लो कोई किसी ने इन्फॉर्मेशन पुट अप किया है सोशल मीडिया पे कहीं पे, है ना, क्या बोला, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई, किसी ने कंप्लेन किया, उसको टेक डाउन करना है, गवर्नमेंट करेगा, तो उसके लिए कितने घंटे का टाइम दिया गया है? 72 आवर्स का। क्लियर है? याद रहेगा? क्या हो गया, कंफ्यूज कैसे हो रहे हो? क्लियर नहीं आ रहा है? चले आगे। उसके बाद अगला है ग्रीवांस रिड्रेशल इंडेक्स। अब इंडेक्स, रिपोर्ट, इन सब चीज की बारी आएगी, तो क्या याद होना चाहिए पहले अपने आप को? हमको क्या पता होना चाहिए कि वो इंडेक्स लॉन्च कौन कर रहा है, ठीक है। पहला बात तो यही होना चाहिए, किसने लॉन्च किया गया है? पब्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस एवरी मंथ, ठीक है। DARPG, सुना है नाम कहीं? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस किसके अंदर आएगा? बताओ बताओ बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ
इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज मेटी। सुना है नाम? क्लियर है? याद रहेगा? उसके बाद अब ये रैंक इनको करेंगे, दैट वुड बी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स एंड ऑटोनॉमस बॉडीज को। ठीक है, न्यूज़ पे क्यों था? क्योंकि UIDAI जो है उन्होंने इस इंडेक्स पे टॉप किया है ना, कि आपने जो ग्रीवांसेस थे, जो परेशानियां किन्होंने फाइल की थी, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया है। क्लियर है? इसलिए UAIDAI, दैट इज UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फर्स्ट रैंक मिला है इस पे। क्लियर है? याद रहेगा? UIDAI कब बना है? 2016। किस एक्ट के अंदर? आधार एक्ट। क्लियर है? याद रहेगा अपने को? बढ़े आगे? चलो, पॉलिटी खत्म। अब उसके अलावा ग्लोबल IWT, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे रहता है ना, हमेशा से एक कंटेंशियस इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, है ना। तो उसमें दो पर्टिकुलर जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट थे इंडिया के, दैट इज किशन गंगा, है ना, और दूसरा रातले। ठीक है, रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, ये किशन गंगा एक प्रोजेक्ट है और दूसरा रातले प्रोजेक्ट है, जो कहाँ है? रातले प्रोजेक्ट इज इन चेनाब रिवर और किशन गंगा प्रोजेक्ट इज इन किशन गंगा और नीलम। ठीक है, जो ट्रिब्यूटरी है किसका? झेलम का। क्लियर है? पहली बात, IWT आया क्यों, कि IWT के बारे में हम लोग बात कर भी क्यों रहे हैं? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सबसे सक्सेसफुल एक ट्रीटी रही है वो IWT है ना। और उसमें भी क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसने इंटरफेयर किया हुआ है? वर्ल्ड बैंक ने। ऑल दो बात ये है कि वर्ल्ड बैंक इंटरफेयर करता है इस पे कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बना के डिस्प्यूट रिड्रेसल का काम करेंगे अपन, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने इन किसी भी प्रोजेक्ट में, इंडस वाटर ट्रीटी वाला जितना भी प्रोजेक्ट था अपने पास, मतलब रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में, कहीं पे भी अपना फंडिंग नहीं लगाया है। ये बात आप लोग को याद रखना है, ये बात लिखी गई है इसीलिए कि चेनाब रिवर, द वर्ल्ड बैंक इज नॉट फाइनेंसिंग ईदर प्रोजेक्ट। क्लियर है? ये बात ज़्यादा जरूरी है याद रखने के लिए। इसके अलावा क्या याद रखना है? किशन गंगा प्रोजेक्ट कहाँ पे है पहली बात तो, या फिर किशन गंगा या नीलम किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की। दूसरा क्या आता है? रातले प्रोजेक्ट किस रिवर पे बनाया गया है? क्या होगा आंसर? चेनाब रिवर। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए, दूसरा है इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग एंड डिफेंस एक्सपो, डेफ एक्सपो। वाटर ट्रीटी क्योंकि वहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक होता है उसने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात की है। ठीक है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन समझते हैं आप लोग? आर्बिट्रेशन मतलब खुद वो इन्वॉल्व होगा किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग। पहला बात कि डिफेंस डायलॉग या फिर डिफेंस एक्सपो का बात हुआ है, मतलब कहाँ पे हुआ था ये डायलॉग। ठीक है, उसके बाद क्या ये हर साल होता है या फिर 2 साल में होता है, 3 साल में, 4 साल में या 5 साल में? ऐसा दिमाग में आना चाहिए, है ना। ये डायलॉग है इंडिया अफ्रीका के बीच में, हुआ कहाँ पे है? गुजरात में, सिटी ऑफ गांधीनगर। ठीक है, कहाँ है ये? गुजरात में है। उसके बाद ये होता है बाई एनियली, कहीं लिखा है क्या बाई एनियली? ये रहा, टू बी हेल्ड बाई एनियली। ठीक है, इससे पहले कभी हुआ था? याद है कब हुआ था? लखनऊ 2020 में, लखनऊ में। याद आया? क्लियर है? याद रहेगा? यहाँ पे अब एक डिक्लेरेशन निकल के आया है जिसका नाम क्या है? गांधीनगर डिक्लेरेशन।
डिक्लेरेशन सहमति से निकल के आया होगा, दोनों ने बात किया होगा, उसके बाद सोचा होगा कि अब बातें बता देते हैं, कि कुछ डिक्लेयर करते हैं कि हमारा मेन फोकस क्या होगा। डिफेंस से रिलेटेड कुछ डिक्लेरेशन निकल के आया है, क्या बोला गया? गांधीनगर डिक्लेरेशन। क्वेश्चन क्या आएगा प्रीलिम्स में अगर सोचे तो? गांधीनगर डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, है ना, या फिर रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन दे दिए गए आप लोग को, क्या क्या दे सकता है? डिफेंस दे दिया, स्पेस दे दिया, या फिर और कुछ दे दिया, मान लेते हैं टूरिज्म को दे दिया, या और कुछ दे दिया, है ना। कंट्रीज भी पूछ सकते हैं, इन्वॉल्व कौन से है ना, दैट इज इंडिया एंड अफ्रीका। क्लियर है? याद रहेगा? हो जाएगा? डन है? चलो नेक्स्ट है यूएन पीस कीपिंग मिशन। द फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग मिशन इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1948 में। क्यों हुआ होगा 1948 में? इंडिया उसका पार्ट होगा, मैं इतना बता रहा हूँ आप लोग को। क्यों हुआ होगा? 1948 वाला सिनेरियो याद है किसी को? इजराइल पैलेस्तीन, अरब इजराइल वाला जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें इंडिया आएगा। याद है कि नहीं है? वर्ल्ड वीक है क्या बहुत ज़्यादा? चलो ठीक है। इंडिया जो है ना वो मीडिएरी करे, मतलब इंटरमीडिएट बन के आएगा किसके बीच में? इजराइल एंड अरब के बीच में, पैलेस्टीनियन वाला कॉन्फ्लिक्ट, है ना। उसको क्या बोला जाएगा? पीस कीपिंग मिशन। ऐसे ही एक जगह और जाता है इंडिया, कौन सा जगह है? हाँ, रशिया, श्रीलंका जाता है, गुड। और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वाला में जाता है या नहीं? आप लोग के लिए वो होमवर्क, ठीक है। ये पता करना कि क्या इंडिया साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बॉर्डर का डिस्प्यूट जो चल रहा था उसमें पीस कीपिंग के जैसा जाता है या नहीं। क्लियर है? ठीक है। बात ये हो रही है कि पीस कीपिंग मिशन आया है किस चीज को लेके? सस्टेनेबल सिक्योरिटी एंड पीस इन कंट्री अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट। एम क्या होगा पीस कीपिंग मिशन का? कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस का मेन मोटो यही था कि हम लोग को पूरे वर्ल्ड पे क्या करना है? पीस इस्टेब्लिश करना है ना। इसीलिए बात हुई है। उसके बाद क्या मैंडेट्स निकल के आए थे इनके, क्या काम करते होंगे यूएन पीस कीपिंग मिशन जो है? पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, और दूसरा पॉलिटिकल प्रोसेस को फैसिलिटेट करना है, मतलब उनको सहारा देना है अपने पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। क्लियर है? याद रहेगा अपने को? ठीक है, इतना ही बस याद रखना। और दो कुछ चीजें हैं जैसे कि द डिसीजन टू सेंड अ पीस कीपिंग मिशन टू एनी कंट्री, कौन डिसाइड करेगा? वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ओनली यूएन नहीं लिखना, क्योंकि उसके लिए एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज यूएनएससी। क्लियर है? याद रहेगा। अब वो लोग जाएंगे, जो पीस कीपिंग मिशन वाले जो लोग जाएंगे, उनकी फंडिंग कौन करेगा? यूएन इटसेल्फ। क्लियर है? उसके बाद जो 3 प्रिंसिपल है जिस पे काम करता है ये, वो कौन सा है? कंसेंट, जो पार्टीज है उनका कंसेंट होना चाहिए। 2 पार्टी जो लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, अगर उनको बोल रहा है यूएन कि मैं आपके लिए पीस कीपिंग मिशन भेज रहा हूँ, तो वो कंसेंट होना चाहिए, मतलब सहमति होनी चाहिए उनकी, तभी जाएगा। दूसरा क्या है? इम्पार्शियलिटी, वो किसी की तरफ बायस होकर अपना मैंडेट नहीं सुनाएगा। क्या करेगा? वो दोनों पक्ष को सुनेगा, एनालाइज करेगा, है ना। जब उसको लगेगा कि मेरी तरफ से सब कुछ सही है तब मैं काम करूंगा। ठीक है, इसीलिए लिखा गया है ब्रैकेट में बट नॉट न्यूट्रल। ऐसा नहीं होगा कि मैं काम नहीं करूंगा। क्लियर है? याद रहेगा। तीसरा, नो यूज ऑफ फोर्स, मतलब यूएन ने अपना पीस कीपिंग मिशन भेजा, उसके साथ मिलिट्री भी भेज दिया, भैया मारना है दोनों को, नहीं। यूज तब तक नहीं करोगे जब तक आपके बाद मतलब आपके जान पे खतरा ना बन जाए। दैट इज, हाँ, जाएगा कौन? मिलिट्री भेजेगा ना, जाएगा वो नहीं है, लेकिन अब तब तक हथियार नहीं उठाएंगे आप लोग, मतलब आप यूज नहीं करोगे उन हथियारों का जब तक अपने जान पे खतरा नहीं होगा। ठीक है, बट दैट इज ऑन एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस। क्लियर है? याद रहेगा। चलो अगला, एक चीज और है,
Action for Peace was declared in 2018 as a set of mutually agreed principles and commitments to create peacemaking operations fit for the future. मेरा क्वेश्चन निकल के आएगा अगर मैं इस सेक्शन से क्वेश्चन बनाऊंगा तो एक्शन फॉर पीस इज रिलेटेड टू, ठीक है, चार ऑप्शन क्या क्या दूंगा, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, पीस एंड सिक्योरिटी, या फिर यूएन पीस मेकिंग, उसी की जगह पे पीस एंड सिक्योरिटी की जगह पे, उसके बाद काउंटर टेररिज्म, और उसके बाद कोई सा भी एक और ऑप्शन उठा लिया, मैं साइबर हैकिंग उठा लिया, है ना, आंसर टिक करने में आसानी होगी। क्लियर है? जो वर्ड दिखते हैं ना ऐसे A4P, B20, B2B अलग अलग दिखते हैं ना अपने को, उनका मेन मोटो ढूंढना जब कुछ वर्ड दिख रहे हैं प्रीलिम्स के लिए तो। क्लियर है? इससे आसानी होगी याद रखने में, पक्का? क्लियर है? चलो, एक क्वेश्चन आया होगा आप लोग के टेस्ट में FATF पे, है ना, कि FATF ब्लैक एंड ग्रे लिस्ट वाला पूछा था जहाँ तक, है ना, ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट कौन नोटिफाई करता है, मतलब किसके अंदर आते हैं? आंसर वुड बी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, ये काम क्या करता है? मनी लॉन्ड्रिंग या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी एक्शन होगा उसके लिए वॉच डॉग जैसा काम करेगा। वॉच डॉग पता है ना आप लोग को, पहले भी बताए थे कि घर के बाहर एक कुत्ता होता, वो निगरानी रखता कि बाहर वाला कोई भी अंदर ना आ जाए, है ना। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड वो वॉच डॉग कौन है अपने पास? FATF। क्या ये मेन बॉडी होगा UN का, है ना, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होगी। समझ में आ रहा है किसके अंदर काम करेगा? UN के। ठीक है, ऑल दो बनाया किसी और के द्वारा जाएगा। बना कब है? एस्टैब्लिश्ड इन 1989 बाय ग्रुप ऑफ 7 G7। G7 समझते हैं ना, G7 पढ़े हैं ना अपन। क्या कनाडा G7 का पार्ट है? फ्रांस है, जर्मनी है, US है, चाइना है चाइना, कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, चाइना नहीं है, चाइना नहीं है, G20 के अंदर आता है वो, है ना, इंडिया भी नहीं है, रशिया G8 में आता है। क्लियर है? मतलब बोलने का मतलब क्या है कि G7 पता होना चाहिए। बना जो FATF है वो बना कब? 1989 पे। किसके द्वारा बनाया गया? G7 समिट में। कहाँ पे हुआ था ये G7 समिट उस टाइम? पेरिस में, दैट इज इन फ्रांस। क्लियर है? उसके बाद क्या ये ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट ऑफिशियली मेंशन्ड है FATF में? ऑफिशियली मेंशन्ड है, यही बात लिखी गई है। नेक्स्ट आप लोग के लिए FATF's black and grey list, these terms do not exist in official FATF terminology। क्लियर है? इसीलिए पूछा क्या वो ऑफिशियली है। और दो लिस्ट को कैटेगराइज करने के लिए, मतलब कंट्रीज को कैटेगराइज करने के लिए ब्लैक लिस्ट या फिर ग्रे लिस्ट का बात होता है। मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, पाकिस्तान इज अंडर ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में अफगानिस्तान है, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया इज अंडर ब्लैक लिस्ट। अफगानिस्तान मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं 2 ही पढ़ा हूँ, है ना। ऑल दो तालिबान के बाद हुआ होगा तो मेरे को याद नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ईरान एंड नॉर्थ कोरिया इज अंडर ब्लैक लिस्ट। ठीक है, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की बात हो रही थी ऑल दो, है ना, लेकिन कुछ क्राइटेरिया होते हैं उसको ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए। अगर आप इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हो कि आपने वो टेररिस्ट जो थे, बड़े बड़े टेररिस्ट होते हैं ना जिनका नाम डला होता है, उनसे आपको उनका पूरा प्रॉपर्टी खींच लेना है, उनको कोई फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए, है ना, तो उसका क्राइटेरिया में अगर आप खरे उतरते हैं तो आपको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। क्लियर है? ग्रे लिस्ट में रहेंगे फिर वो लोग कि अभी आप लोग को और इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके तो आप ग्रे लिस्ट से भी बाहर हो जाएंगे। क्लियर है? फिर आप एक नॉर्मल कंट्री की तरह काम कर सकते हैं अपना। पाकिस्तान जस्ट बिकॉज वो ग्रे लिस्ट में है इसलिए उसका फाइनेंशियल कंडीशन अभी खराब है। ग्रे लिस्ट से निकल गया अभी? कब? हाँ, रिजोल्यूशन तो चल ही रहा है।
लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या इसमें है, ग्रे लिस्ट में अभी। मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब एक बात और, क्या इंडिया FATF का मेंबर है ना? कब आया कब पार्ट बना? इन 2010 14 मैं उधर देख के बोल ले रहा। ठीक है, चलो। अब उसके बाद है इंटरपोल। इंटरपोल के बारे में सुना है? क्या सुना है इंटरपोल के बारे में? ऐसा पुलिस जो पूरे दुनिया भर में कहीं भी क्राइम होगा तो जा सकता है ना? इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंटरपोल। क्यों? ये बस ये बात याद रखना कि ऐसा पुलिस है जो कहीं पर भी जा सकता है विद कंसेंट। ठीक है, क्योंकि इसकी एक मीटिंग हुई है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, कौन सा नंबर का वो जनरल असेंबली था? दैट वुड बी 19th। कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। इसके अलावा जो पढ़ना है आप लोग पढ़ लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंटरपोल से क्वेश्चन आने के चांसेस है, बट ये न्यू दिल्ली में इसका मीटिंग हुआ है, इस वजह से ये मैंने पुट अप किया है। क्लियर है? उसके बाद आता है नॉर्थ स्ट्रीम। नॉर्थ स्ट्रीम के बारे में सुना है ग्लोबल अरेना पे कहीं? नॉर्थ स्ट्रीम का कुछ कहीं पर भी? हाँ, इट्स अ पाइपलाइन। कहाँ पे है? जर्मनी और रशिया के बीच गैस का पाइपलाइन है। किस सी से होके जाता है? दैट वुड बी बाल्टिक सी। ठीक है, बाल्टी नहीं, इट्स बाल्टिक। ठीक है, जर्मनी एंड रशिया के बीच में जो गैस पाइपलाइन है उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉर्थ स्ट्रीम। ठीक है, बाल्टिक सी से होके जाता है। ठीक है, बिटवीन जर्मनी एंड रशिया। क्लियर है? बस इतना याद रखने की जरूरत है। ऑल दो पार्ट है इसके, है ना? नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2। नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो है वो 1224 किलोमीटर का है और दूसरा नॉर्थ स्ट्रीम 2 1200 किलोमीटर का। क्लियर है? जगह याद हो तो याद रखना, नहीं तो कोई मतलब जरूरी नहीं है कि याद रखना है, बस इतना याद होना चाहिए कि रसिया एंड जर्मनी के बीच है ये। क्लियर है? याद रहेगा? चलो, इकोनॉमी में कुछ बात हो रही थी क्या भैया? आप तो करेंसी हम लोग डिजिटल भी कर सकते हैं, पता है क्या होगा? CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। कुछ मेन पॉइंट है जो याद रखने के लिए है इसमें, जो कि अभी क्या ये फुल ऑन मतलब पैन इंडिया बेसिस पे चल रहा है? नो, इट वुड बी ऑन पायलट बेसिस। इसमें कितने बैंक्स को दिया गया है ये पूछा जाएगा। बैंक कितने हैं अपने पास? 9 बैंक का नाम क्या क्या है अपने पास? बताओ, बताइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड HSBC। क्लियर है? अरे मेरा आवाज ही जाता है, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, चलो याद रहेगा। अब उसके बाद डिजिटल करेंसी जो था, अपन क्रिप्टो करेंसी नाम सुने है ना, बिटकॉइन वगैरह, क्या उसको लीगल टेंडर दे रहे थे एज अ करेंसी? नो, नहीं ना। क्या CBDC अपना होगा, है ना? लीगल टेंडर मतलब कि उसको कहीं पर भी यूज किया जा सकता है ना? इंडिया रुपीस जो कि डिजिटल फॉर्म में रहेगा, है ना? वो लीगल टेंडर है अब से। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है, क्या इससे पहले था? नहीं। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज और, जो हमारे इंडिया में जितनी भी करेंसी लॉन्च की जाती है उसकी अथॉरिटी क्या सिर्फ RBI के पास होती है? एक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, दैट वुड बी 1 रुपीज कॉइनेज, है ना? 1 रुपए का कॉइन या फिर नोट जो होगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की मुहर लगी होगी। ठीक है, उसके अलावा जो भी रहेगा वो कौन अप्रूवल देगा? RBI। क्लियर है? ये बात लिखी हुई है इसमें भी, याद कर लेना। क्लियर है? चलो, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो रूपी है, जो अपना करेंसी है, फिएट करेंसी, उसको यूज करने की बात हो रही थी। तो इसके लिए इकोनॉमी से एक क्वेश्चन उठ के आता
क्या हमारे पास पूरी तरह से कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है? नो, है ना, इट्स पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, बट वी हैव टोटल करेंट, क्या बोलते हैं उसको, करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। क्लियर है? लेकिन एक बात और, इसको जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी था ना, कि रुपीस को पूरी तरह से हम लोग किसी भी इंटरनेशनल मनी मार्केट में हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसके लिए एक कमेटी बैठाई गई थी जिसका नाम क्या था, तारापोर, जिन्होंने बात क्या की कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो है अपने वो पूरी तरह से होना चाहिए, ना कि पार्शियली। क्लियर है? इसमें क्या क्या बात याद रखने की है? क्या हमारे पास कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है पूरी तरह से? नो। क्या करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है पूरा? यस। कौन सी कमेटी बैठाई गई थी जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को पूरी तरह से लागू करने को बोल रहा था? क्लियर है? याद रहेगा, 3 पॉइंट करेंट में था इस वजह से। क्लियर? चलो, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इनिशिएटिव किसकी है ये? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, विच कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, वाणिज्यिक जो मंत्री होंगे, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब जो मंत्री होगा वाणिज्य से रिलेटेड, वो क्या करेंगे, इसको पब्लिश करेंगे। क्लियर है? इनिशिएटिव है, सॉरी, याद रहेगा। उसके बाद इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज सेक्शन 8 एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या कंपनीज एक्ट सिर्फ 2013 है हमारे पास, कि और कोई सा कंपनीज एक्ट है जिसका यूज किया जाएगा? इसीलिए पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है ना 2013 वाला अपना जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर। इससे पहले भी क्या कंपनीज एक्ट था, है ना, उसका नाम पता होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि वो भी कंपनी एक्ट ज़्यादा फेमस है, बहुत जगह पे यूज किया जाएगा उसका नाम। हाँ, वही याद करना वो। क्लियर है? चलो, क्या ढूंढ रहा था मैं, एक सेकेंड, क्या है इनिशिएटिव का बस नाम याद रखना था आप लोग को, और कुछ नहीं याद रखना है। मतलब इनिशिएटिव है, उसको वो किसका इनिशिएटिव है बस इतना ही जानना है। ठीक है? क्योंकि इसके ज़्यादा डिटेल में आपका एग्जाम जाएगा नहीं एट प्रेजेंट। ठीक है? क्योंकि इकोनॉमी जो आप लोग का सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमी से रिलेटेड अगर करंट से भी आएगा तो इतना ही डीप नहीं जाने का चांसेस है उसका, क्योंकि आप लोग का इकोनॉमी बेसिस, वो जो है ना, वो बेसिक्स पे है, फंडामेंटल लेवल पे, है ना। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए हो, इकोनॉमिक्स उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हो लोग, या तो डाटा पे रहते हैं या फिर फंडामेंटल पे। क्लियर है? इसीलिए ONDC को सिर्फ मैंने आपको ये मिनिस्ट्री जो इनिशिएटिव है ना क्या है वही बस बताया है। क्लियर? चलो, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, प्राइम मिनिस्टर ने अभी अभी 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स दिया है। ठीक है? किसको, किस लिए दिया गया है, मतलब लॉन्च किया है ना, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। स्प्रेड करना है क्या, अवेयरनेस, किनके पास, किनको ज़्यादा ज़रूरत है डिजिटल बैंकिंग की, रूरल इंडिया को। ठीक है? इसलिए। क्लियर है? क्या होगा DBU, रीड करेगा कोई? करो। DBU refers to a specialized point business unit or hub using certain minimum infrastructure for delivering digital banking products and services as well as servicing existing financial products and services digitally. Mostly अगर बात, ये सिर्फ अवेयरनेस क्रिएशन का एक दायरा होगा जो 75 DBU बनाए गए हैं, किसके लिए, रूरल इंडिया को, उनको मतलब रूरल इंडिया वाले हैं उनके अंदर जागरूकता बढ़ाने के लिए। क्लियर है? याद रहेगा कितने DBU बनाए गए हैं, 75। डाटा शुड बी नोन। चलो, अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कम्स अंडर, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? स्किल ही लिखा है ना, कौशल का मतलब ही स्किल होता है, तो पहला ही एक ही आना चाहिए अपने दिमाग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
क्लियर है, याद रहेगा। उसके बाद इंप्लीमेंट कौन करेगा? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का मतलब क्या, कंपनी होता है? नहीं, गवर्नमेंट। कॉरपोरेशन का मतलब ही होता है कंपनी, ठीक है, लेकिन वो गवर्नमेंट हेल्ड है। क्लियर है। इसके अलावा अब इसके दो कंपोनेंट है, जो कि है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली मैनेज्ड, और दूसरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड स्टेट मैनेज्ड। क्लियर, बस इतना याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा कौशल विकास योजना का? स्किल डेवलपमेंट कराना है किसके अंदर? इंडियन यूथ, है ना, क्योंकि हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा है, उनको अगर अच्छे से स्किल दिया जाए तो उनकी इनकम इंक्रीज होगी। क्लियर है। ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? स्किल इंप्रूवमेंट ऑफ इंडियन यूथ। यूथ इंक्लूड्स बोथ ना, गर्ल्स एंड बॉयज़। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ को ही दिया जाएगा स्किल क्योंकि वो लोग कमाने जाते हैं। नो, ऐसा ना बोलना गलती से भी। क्लियर है, याद रहेगा। चलो, एक चीज़ और लिखा है कि ये जो स्कीम है अभी कौन से फेज में है? अपने इम्प्लीमेंटेशन के थर्ड फेज में, जो कि स्टार्ट कब से हुआ है? जनवरी 2021। क्लियर। चलो, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। क्यों वन नेशन वन फर्टिलाइजर? क्या बात कर सकते हैं अगर वन नेशन वन फर्टिलाइजर की बात करनी है अगर हमको, तो क्या होना चाहिए दिमाग में? कोई सा एक ब्रांड होगा, है ना, उस ब्रांड नेम को हमको प्रमोट करना है। उस ब्रांड नेम, उसका ब्रांड नेम क्या है? दैट इज भारत। ठीक है, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। भारत एक ब्रांड होगा जो कि हर जगह आप क्या करेगा? फर्टिलाइजर को सप्लाई करेगा। क्लियर, एक ब्रांड होगा अब, ठीक है, जिसका नाम होगा भारत। ठीक है, एक ही ब्रांड में चलेगा वो। क्लियर है, याद रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर ने लॉन्च किया है ये। क्या बोला है पूरी तरह से? प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, दैट इज वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। ब्रांड का नाम क्या है अपने पास? भारत। क्लियर है, इंडिया दैट इज भारत वाला भारत। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और मिलेगा आपको, भारत सीरीज करके। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे फंसता है। एक जगह पे आप लोग को दिया है भारत ब्रांड, एक जगह पे आपको मिलेगा भारत सीरीज। ऑप्शन बनाते हैं। भारत ब्रांड होता, भारत ब्रांड किससे रिलेटेड है अपने पास? केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह से। और भारत सीरीज जो है वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। पता है कैसे? हम लोग के इसमें जो नंबर प्लेट आ रहे हैं, उसमें जो नए नंबर प्लेट बनेंगे अब वो कौन से सीरीज पे चलेंगे? भारत, BH, है ना। इससे पहले IND करके आता था, है ना, अब वो भारत रहेगा सीरीज। ठीक है, BH चलेगा वो, BS नहीं। भारत स्टेज की बात नहीं हो रही है, भारत सीरीज की बात हो रही है, दैट इज BH। क्लियर है। आप इंडिया लेवल पे अपना नंबर ले सकते हैं, ऐसा कुछ बात है। ठीक, स्टेट्स के लिए जैसे CG की जगह BH नहीं, उसमें एक और ना साइड में आपको देखोगे तो IND करके लिख के आता है ब्लू साइड में, है ना। हाँ, स्टेट का नंबर रहेगा। क्लियर, समझ आया? प्रतीक भैया बताए ना अभी। अरे क्या कर रहे हो? मैं मतलब बता इसलिए रहा था भारत सीरीज को क्योंकि भारत ब्रांड पूछा और आपको 4 ऑप्शन दे दिया और अगले तरफ आपको पूछा है भारत सीरीज। अब आप ये ना हो कि भारत सीरीज को केमिकल फर्टिलाइजर पे लगा रहे हो और भारत ब्रांड को इधर मोटरसाइकिल पे। ठीक है, कंफ्यूज किया जा सकता है यहाँ पे भी। इतना सारा क्वेश्चन पेपर देखे होगे, कंफ्यूज तो हुए ही होगे, हुए या नहीं? है ना, बहुत ज़्यादा। यही तो खासियत है, क्वेश्चन बनाना सीखोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना भी आ जाएगा तुम लोग को। और यही चीज़ मैं पहले से सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन बनाना सीखो। क्लियर है। चलो, अब ये किसके किसके अंदर एप्लीकेबल है? दैट इज स्टेट ट्रेडिंग एंटिटीज। दूसरा क्या था? फर्टिलाइजर है अपने इंडिया में। उसके अलावा फर्टिलाइजर मार्केटिंग, तीन ही चीजों की बात की गई है। दैट इज कंपनीज, जो कि फर्टिलाइजर कंपनी है। दूसरा क्या है? ट्रेडिंग जो करेंगे। और तीसरा मार्केटिंग। क्लियर है। 3 एंटिटी किसके अंदर काम करेंगे? भारत ब्रांड के।
क्लियर है, याद रहेगा। स्कीम का नाम क्या था, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, UN नेशन वन फर्टिलाइजर। ठीक है, कौन लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स। क्लियर, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। क्लियर है, याद रहेगा। अब आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इन्होंने CCEA जो है अपना कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने 6 रबी क्रॉप का प्राइस इंक्रीज करने को बोला है। MSP का जो प्राइस है ना वो इंक्रीज करने को बोला है, 6 रबी क्रॉप। अब आता है क्वेश्चन, डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा 6 क्रॉप कौन कौन से थे जिसका मतलब प्राइजेस था उनको इंक्रीज करने की बात हुई थी। मैं अगर MSP पूछूंगा तो मैं ये पूछूंगा कि MSP इज अप्रूव्ड बाय CEPA, CECP है ना, क्या सही है, अप्रूव्ड बाय बोला है मैंने, है ना। रिकमेंडेशन आता है ना CACP का, और उसको अप्रूवल कौन करता है, CCEA। क्लियर है, MSP कितने क्रॉप्स के लिए होता है ये पूछेंगे, और उस क्रॉप्स को पूरा पूछ लिया जाएगा। उस 23 जो क्रॉप्स है अपने पास, 22+1 है एक्चुअली, FRP होता है शुगर केन के लिए, बाकी 22 के लिए MSP है ना। तो उसका लिस्ट फिर पूछ लिया जाएगा कि क्या ये रबी क्रॉप्स के अंदर आते हैं, क्या ये खरीफ के अंदर आते हैं, क्या ये ऑयल सीड्स हैं, या जूट है, कोपरा है, या और कुछ है। क्लियर है, हाँ तो वही तो, हाँ तो फाइनल डिसीजन CCEA का ही है ना, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। जब CACP उसको रिकमेंडेशन भेजेगा कि भैया इतना बढ़ा के दे दो, और CCEA जो है अपना कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वो उसको अप्रूव ही नहीं किया रहेगा तो मैं नहीं दूंगा। वो तो मिनिस्ट्री है ना, कैबिनेट है वो, और जो दूसरा है वो बॉडी बनाया गया है CACP रिकमेंडेशन के लिए, है ना। उसके अलावा अब एक कमेटी दिखेगी आप लोग को MSP में, स्वामीनाथन कमेटी बोला गया है, उसका एक ऑफिशियल नेम है, दैट वुड बी नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। ठीक है, कितना % इंक्रीज करने के बाद बोला गया था, 50% इंक्रीज, दैट इज 1.5 टाइम होना चाहिए, यही बोला गया था। क्या A2 में था, A2 में था, क्राइटेरिया डिवाइड किया गया था ना ज्योग्राफी में, कि जो पैसा बटेगा वो A2 में होगा, या A2+FL में होगा, या फिर C2 में होगा। हाँ C2, A2+FL, ठीक है, उस क्राइटेरिया पे डिवाइड होगा, C2 पे नहीं होगा। क्लियर, चले फिर, चलो। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आप लोग को एक क्वेश्चन दिखा होगा डिवाइन पे, है ना, PM डिवाइन करके, और मैंने ये बस पूछा था कि उसका फुल फॉर्म जानना है मेरे को, है ना। ये एक अलग डायमेंशन